की बीसी शुरू करते हैं। एक्चुअल में ये दो चार कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर ये वेबिनार करना था। एक तो ये है कि अभी पहले चरण में ये था कि सीएम राइज और पीएम श्री स्कूलों में समर कैंप लगाने के आदेश आए थे, लेकिन अभी 3 मई को एक आदेश आया है जिसमें सभी शासकीय स्कूलों में समर कैंप लगाए जाने हैं और ये समर कैंप 13 मई से 13 जून तक लगेंगे, लेकिन इसकी अवधि 20 दिवस की रहेगी। तो अब आप सब लोग पहले तो ये डिसाइड कर लो कि 13 मई से 13 जून तक लगभग 26 दिन होते हैं। उसमें आप जो संडे है उसको तो आप हॉलीडे रखोगे, छुट्टी रखोगे उसमें, तो उसको माइनस करते हुए आप देख लें कि 20 दिन का आपको एक समर कैंप आयोजित करना है। तो उसकी डेट आप लोग फिक्स कर लें कि कब से कब तक लगाएंगे। एक इसका समय होगा 8 बजे से 11 बजे तक सुबह, और इसमें जो टीचर की ड्यूटी लगेगी उसमें ये रहेगा कि उनको 150 रुपये का मानदेय प्रति कालखंड का दिया जाएगा और अधिकतम 2 कालखंड लगेंगे एक दिन। समर कैंप में अधिकतम दो कालखंड का रहेगा और एक कालखंड का 150 रुपये। अब उसमें क्या हो सकते हैं, शिक्षक हो सकता है, अतिथि शिक्षक हो सकते हैं, जो आप कुछ मान लो विशेषज्ञ बुलाओगे, जैसे किसी को संगीत सिखाने के लिए बुलाया तो कोई संगीत बाहरी व्यक्ति यदि है, मान लो संगीत सिखाने के लिए हमारे यहाँ आया 4 दिन या 6 दिन, तो उसको भी हम अलग 150 रुपये दे सकते हैं, लेकिन अधिकतम 2 ही लोगों को दिया जाना है। यानी एक दिन में 300 रुपये आप खर्च कर सकते हो। मतलब तो जैसे अभी मैंने देखा सीएम राइज स्कूल में जो समर कैंप चल रहे थे उसमें मैं गया, तो कुछ जगह अतिथि शिक्षक मतलब उसमें तबला सिखा रहे हैं, कोई संगीत सिखा रहा है, तो उन अतिथि शिक्षकों को हम 150 रुपये का मानदेय दे सकते हैं। लेकिन अतिथि शिक्षक को आप ये स्पष्ट रूप से बता दीजिए कि इसमें आपकी कोई वेतन या सैलरी नहीं मिलेगी। आप एक यानी विषय विशेषज्ञ के बतौर यानी आएंगे और आपको केवल 150 रुपये प्रति कालखंड का मिलेगा। नहीं तो बाद में वो क्या करेगा कि साहब मैंने तो समर कैंप लगाया था और उस समय का मुझे वेतन नहीं मिला। तो ये स्पष्ट रूप से उसको बता दें, लिखवा लें चाहे तो, कि मैं इसकी वेतन की मांग नहीं करूंगी, जो शासन के नियम निर्देश हैं उसके अंतर्गत यानी जो 150 रुपये का मुझे प्रति कालखंड का मानदेय दिया जाएगा उसमें मैं सहमत हूँ। एक अब इसको आप विशेषकर यानी जो हमारे ईपीएस शालाएं हैं जिसमें प्राइमरी भी है, मिडिल भी है और हाई स्कूल हायर सेकेंडरी भी है। बेसिकली ये जो है शासकीय स्कूल लिखा है इसमें, तो शासकीय तो सभी हो सकते हैं, प्राथमिक माध्यमिक, लेकिन जैसे इसमें आगे दिया है कि क्रीड़ा अंशदान निधि से भुगतान किया जाए, तो अब प्राइमरी मिडिल में तो क्रीड़ा अंशदान होता नहीं है, लेकिन जो प्राइमरी मिडिल हाई स्कूल हायर सेकेंडरी से अटैच हैं एक परिसर में, उनमें तो प्राइमरी मिडिल में भी ये कराना है। इसके अतिरिक्त ऐसे प्राइमरी और मिडिल स्कूल जो सेपरेट हैं लेकिन अपनी स्वेच्छा से यदि वो कराना चाहते हैं अपने खुद के संसाधन से, इसमें जैसे रजिस्ट्रेशन फीस भी 10 रुपए है बच्चे की। जो बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करेगा समर कैंप में, उससे आपको 10 रुपए का रजिस्ट्रेशन शुल्क लेना है। अब इस तरीके से यदि मान लो कोई प्राइमरी मिडिल स्कूल भी चलाना चाह रहा है और वहां के बच्चे 10 रुपए देकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, या कोई ऐसे उत्साही टीचर हैं जो स्वयं अपने संसाधनों का मतलब रिसोर्सेज डेवलप करेंगे, चाहे वो एसएमसी से हो, चाहे गांव के गणमान्य नागरिकों से हो, इस तरीके से यदि वो मान लो करते हैं तो उसको भी मतलब चलाया जा सकता है। लेकिन हमारे जो ईपीएस शालाएं हैं और हाई स्कूल हायर सेकेंडरी जितने भी हैं सेपरेट, सभी को चलाना, सभी हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में ये कंपलसरी है। जो हायर सेकेंडरी हाई स्कूल एक परिसर एक शाला में है वहां के प्राइमरी मिडिल के बच्चे भी इसमें शामिल होंगे। दूसरी सावधानी आपको ये रखना है कि अभी चुनाव आचार, हमारे यहाँ चुनाव जरूर हो गए हैं लेकिन चुनाव आचार संहिता ऑलरेडी अभी चल रही है, 4 जून के बाद ही समाप्त होगी, उसका डिक्लेरेशन अलग से होता है।
तो आपको, हाँ हाँ, बस अब मैं ये जो वेबिनार शुरू किया हूँ, बस और 10 मिनट इसमें बोलना है मेरे को। इसके बाद आता हूँ, फिर एसडीएम सर को भी फोन कर दूँ। तो इसमें आचार संहिता का आपको पूरा ध्यान रखना है कि जैसे आप मान लो समर कैंप का ओपनिंग कर रहे हैं, तो किसी आपको राजनेता या जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं उनको नहीं बुलाना है, उनसे ऐसी कोई मदद नहीं लेनी है। यानी जो गैर राजनीतिक लोग हैं उनको आप बुला सकते हो, उनकी मदद भी ले सकते हो। अपनी जो एसएमडीसी है उसकी बैठक कर लीजिए, उसमें आप कैसे, जैसे बच्चों को यदि कोई नाश्ता देना है, चने खिलाना है, आपके अंकुरित अनाज खिलाना है, बिस्किट करना है, जो भी, यदि आप उनको ऐसे कुछ रिसोर्सेज डेवलप कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं। लेकिन हर स्कूल का होगा, और इसमें एक गूगल सीट दी है शायद ना, गूगल फॉर्म में आपको वो भरना होगा अपना रिपोर्ट प्रतिवेदन। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि टीचर्स का एंगेजमेंट कैसे करेंगे। अब वो प्रिंसिपल और वहाँ के शिक्षकों के बीच का मामला है। जैसे बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक होंगे जो अन्य जिले के होंगे, छुट्टी में घर चले गए होंगे, तो उनको न बुलाया जाए यदि आपका काम चल जाता है तो आप क्या करें, स्थानीय शिक्षकों को देखें, स्थानीय शिक्षकों के माध्यम से समर कैंप चलाएं। यदि कोई जिला से बाहर जाने वाला टीचर है तो उसको अनावश्यक ना रोकें, यदि रोक भी रहे हैं तो फिर उसके लिए एक पीरियड बना दें कि भाई आपको 4 दिन के लिए आना पड़ेगा। यानी एक पिछले साल भी आप लोगों ने कराया था ना, बहुत अच्छे तरीके से कराया था। उसी तरीके से आप अपने टीचर्स के जो हैं, यानी ऐसे दिन बांट दीजिए, किसी की 3 दिन, किसी की 4 दिन की ड्यूटी आएगी, तो सबको मिलके करना है। वो प्रिंसिपल और वहाँ के टीचर्स के बीच की बात है। कोई अनावश्यक रूप से ऐसा महसूस ना करे कि साहब मुझे जबरन परेशान किया जा रहा है, या मेरी ड्यूटी लगा दी और उसकी छोड़ दी। इस तरीके की बातें ना आए। किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम है, किसी के यहाँ कोई आवश्यक काम है, तो उनको छोड़ दें, उसके बदले दूसरे को दे दें। तो इस तरीके से आपको टीचर्स का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और जो आपकी स्थानीय निधि होगी, क्रीड़ा निधि, उससे आप खर्च कर सकते हैं। ये तो मानदेय वाली बात हुई। अब यदि क्रीड़ा निधि से उनका साहब केवल मानदेय ही देय होगा, ऐसा नहीं है। क्रीड़ा निधि से यदि आप बच्चों के लिए कोई छोटा मोटा स्वल्पाहार की व्यवस्था करते हैं तो वो भी बिल अपने क्रीड़ा निधि में आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये समर कैंप का आयोजन करना है, लेकिन हर स्कूल में होगा कंपलसरी। कोई स्कूल ये नहीं बोलेगा कि साहब मेरे यहाँ बच्चे नहीं आए हैं, है ना। वो तो आप साल भर से बोलते आ रहे हो कि रिजल्ट खराब आया तो बच्चे नहीं आए, रुक जाना नहीं कि फॉर्म भरवाना है तो बच्चे नहीं भर रहे हैं। वो तो आपके पास एक तकिया कलाम शब्द है ना, उसका बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग उपयोग करते हो। लेकिन हर स्कूल में कंपलसरी समर कैंप लगे, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी जो भी है। ये नहीं चलेगा कि साहब बच्चों ने 10 रुपए शुल्क नहीं दिया और रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। इसका मतलब आपका कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है वहाँ पर। यदि किसी शिक्षक या प्रचार की बात मान लो स्कूल के बच्चे नहीं मानते हैं, इसका मतलब वहाँ जीरो है। दूसरा था, रुक जाना नहीं कि आज लास्ट डेट है। रुक जाना नहीं में प्रमुख सचिव महोदय ने यह भी बोला है कि यदि रुक जाना नहीं का जो रिजल्ट होगा वो आपके मेन रिजल्ट में काउंट हो जाएगा। क्योंकि अभी जिनका रिजल्ट कम आया है उनको सभी को एचसीएन जारी होने वाले हैं, जारी हो चुके हैं। अभी उनकी फाइल बन के कमिश्नर जबलपुर को जा रही है। कमिश्नर साहब यहाँ अभी 13 मई को बैठक ले रहे हैं कलेक्ट्रेट में, विभागीय दौरा है उनका। लेकिन वो तो सभी सभी विभाग प्रमुखों की बैठक लेते थे, तो उसमें वो मुद्दा फिर आएगा। हाँ
रुक जाना नहीं कि आज लास्ट डेट है, रात 12 बजे तक फॉर्म भरे जाएंगे और बाद में ये भी समीक्षा होगी कि किन स्कूलों ने कितने बच्चों के रुक जाना नहीं में। सब पूरा अवेलेबल है वहां पोर्टल में, सब मिल जाएगी रिपोर्ट। आप नहीं भी दोगे तो भोपाल से रिपोर्ट आ जाएगी कि किस स्कूल में कितने बच्चे फेल हुए थे और कितनों ने भरा और कितनों ने नहीं भरा, है ना। तो उसमें भी आप लोग देख लो कि जो लोग अभी भी शेष रह गए हैं उनको मोटिवेट करिए, बताइए कि आपकी साल खराब नहीं होगी, आपका रिजल्ट बन जाएगा, आपको अलग से मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट प्राप्त होगी, उसकी उतनी ही वैधता है जितनी रेगुलर मार्कशीट की है। ये सारी चीजें आपको समझाना पड़ेगी, नहीं तो लोगों को मालूम नहीं है कि ओपन स्कूल क्या है, रुक नहीं क्या है। तो ये सब चीजें आपकी ड्यूटी है, आप उनको किस तरीके से समझाते बताते हैं और कैसे तैयार हैं। तीसरा था कि जो यूडाइस में जो भी पेंडेंसी हमने उस दिन भी मीटिंग में बोली थी, आज भी बोली जा रही है, यूडाइस की पेंडेंसी समाप्त करिए। एनरोलमेंट नए सिरे से शुरू हो गया है 24-25 का, मतलब उसमें समर शिक्षा में उसकी भी वो आने लगी रेटिंग आने डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो उसमें भी अभी हमारे यहाँ बहुत पीछे है, तो आप फटा मतलब उसका सारा रिजल्ट आ गया है। सभी बच्चों की मैपिंग अगली क्लास में करिए और एनरोलमेंट बढ़ाइए। तीसरी बात रहेगी कि कक्षा 1 में, कक्षा 6 में और कक्षा 9 में एनरोलमेंट प्रॉपर होना चाहिए। उसके लिए अभी से रणनीति बना लें, संपर्क करें लोगों से। ऐसा नहीं है कि 1 जून से स्कूल खुलेगा तभी हम संपर्क करेंगे। सभी की जगह यानी प्रॉपर एनरोलमेंट होना चाहिए और पिछले साल से अधिक होना चाहिए। और खासकर संकुल प्रचार और जो ईपीएस शाला के प्रचार हैं, अपने यहाँ ये देख लें कि कक्षा पहली की बहुत बुरी स्थिति है, एक बच्चा भी नहीं मिल रहा है लोगों को, है ना। तो वो सारी चीजें संज्ञान में आएंगी। मेहनत करते हैं लोग, जाते हैं, संपर्क करते हैं तो लोग करते हैं, मिलते हैं, ऐसा नहीं है। अभी मैं एक स्कूल गया था जहां मैंने गोद लिया हूँ, जिस दिन गया था बोले साहब जीरो एनरोलमेंट है और कोई बच्चे हमको नहीं मिले थे, क्योंकि यहाँ आसपास सब प्राइवेट स्कूल। जब उनको बताया गया कि आपके इंक्रीमेंट रुकेगा होगा तो अब बता रहे हैं कि 5 बच्चों का एडमिशन हो। इसका मतलब मेहनत करने में बच्चे आ तो सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम पहले ही हाथ खड़े कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं कि साहब बच्चे नहीं मिलेंगे, लेकिन हमारे तरफ से कोई प्रयास नहीं होता। हम लोगों को शर्म आती है आने कहा मोहल्लों में निकलने में। आप लोगों को जमाने के हिसाब से चलो ना भाई। जब कलेक्टर गली गली घूम सकता है, खेत खेत जा सकता है, तो टीचर अपने गांव के स्कूल मतलब गली मोहल्ले में जाने में क्यों हिचकिचाता है। इसका मतलब उसकी सोच ही गड़बड़ है। और टीचर की यदि सोच गड़बड़ हो गई तो फिर देश का क्या होगा। तो सोच बदलिए, काम करिए। और एमपी टास्क में अभी एसटी का शायद शुरू नहीं हुआ है, लेकिन कंटिन्यू आपको जो भी उसमें वो है उसमें सब में काम करने की जरूरत है। जिस आईकॉन में भी काम हो रहा है उसमें काम करना है। एससी का यदि हो रहा है तो एससी का करना है, रुकना नहीं। अकाउंट अपडेशन के लिए, अकाउंट अपडेट करने के लिए आपको दिया गया था, तो बड़े धीरे धीरे कछुआ गति से चलते हैं। समीक्षा करिए पर डे कौन सा स्कूल रह गया, फोन करिए, बात करिए, बुलाइए। एमपी टास्क में जो इनएक्टिव खाते हैं उनके लिए जब हम लोगों ने उस दिन समीक्षा की थी तो उसमें कुछ लोगों ने सजेशन दिए थे कि साहब यदि वो खाता इनएक्टिव है और यदि ई केवाईसी में प्रॉब्लम हो रही है बैंक में, तो 100 रुपये में नया खाता निकट के पोस्ट ऑफिस में खुलवाया जा सकता है और पोस्ट ऑफिस वाले 24 घंटे के अंदर सारा कुछ करके आपको ओके करके देते हैं, एनपीसीआई में एक्टिव करके देते हैं। तो वो ऑप्शन भी हमारे लिए खुला है, उसमें भी काम कर सकते हैं हम लोग। तो इस तरीके से आपको कंटिन्यू काम करने की आवश्यकता होगी। आप सभी उसमें जुड़े रहें, व्हाट्सएप ग्रुप में सारी चीजें शेयर की जाती हैं, उसको देखते रहें और अपना काम आगे बढ़ाते रहें। यही था आज की मीटिंग में। मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना। अच्छा हाँ, पुस्तक मेला लग रहा है 11 से 11, 12, 13 3 दिन का रहेगा पुस्तक मेला एमएलबी स्कूल में। सुबह 10 से लगा के शाम के 6 बजे तक।
11 तारीख को इसकी ओपनिंग है, कलेक्टर महोदय करेंगे लगभग यानी 11 बजे के करीब। तो सारे प्रिंसिपल्स और टीचर जो जिला मुख्यालय में रहते हैं या आसपास रहते हैं, सभी को उस दिन 11 तारीख को आना है। ये पुस्तक मेला शासन का है, हमारा है, शिक्षा विभाग का है। तो जितने सारे प्रिंसिपल हैं वो सभी आमंत्रित हैं इस मेला में। और आप अपने जो शासकीय स्कूल, केवल ये अशासकीय स्कूलों के बच्चों के लिए नहीं है, केवल ये शासकीय स्कूल के बच्चे भी वहां आ सकते हैं। उनको कॉपी चाहिए, पेंसिल चाहिए, पेन चाहिए, कोई बैग लेना है, तो इस तरीके की सामग्री वहां मिल जाएंगी। निःशुल्क पुस्तकें तो हम दे ही देते हैं, लेकिन 11वीं 12वीं में कुछ पुस्तकें ऐसी भी रहती हैं जो बच्चे स्वयं खरीदते हैं रेफरेंस बुक के रूप में। तो वो सारी चीजें आपको शासकीय स्कूलों के बच्चों के लिए भी बताना है। 11वीं 12वीं में यूनिफॉर्म लगती है बच्चों को, वो यूनिफॉर्म भी वहां बिकेंगे। तो इस प्रकार से शासकीय और अशासकीय सभी स्कूली बच्चों के लिए पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है, जहां किफायती दामों पर शैक्षणिक सामग्री प्राप्त होगी। और इस आयोजन की जो ओपनिंग होगी, उस ओपनिंग में सभी प्राचार्यों को आना है और अधिक से अधिक शिक्षकों को आकर उस मेला को सफल बनाना है। आप सभी लोग 11 तारीख को 10:30 बजे एमएलवी स्कूल में उपस्थित होइए। वीसी समाप्त की जाती। थैंक यू।